रतन टाटा एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व। रतन टाटा भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक हैं, जिन्होंने न केवल टाटा समूह को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अपने नैतिक मूल्यों और परोपकारी दृष्टिकोण से भी समाज को एक नई दिशा दी। उनका जीवन संघर्ष, परिश्रम और उत्कृष्टता का अद्भुत उदाहरण है। इस कहानी में हम रतन टाटा के जीवन, उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं को विस्तार से जानेंगे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा, टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के गोद लिए हुए पुत्र थे। रतन टाटा की मां का नाम सोनू टाटा था। रतन का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा रहा। उनके माता पिता का तलाक हो गया था जब रतन केवल 10 साल के थे। रतन और उनके छोटे भाई जिमी की परवरिश उनकी दादी नविजबाई टाटा ने की थी। रतन टाटा ने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। टाटा समूह में प्रवेश। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में एक सामान्य कर्मचारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने नीले कॉलर कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया। यह अनुभव उनके लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे उन्हें कंपनी के निम्न स्तर के कर्मचारियों की समस्याओं को समझने का मौका मिला। टाटा समूह का नेतृत्व। 1991 में रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। ये समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण था क्योंकि देश में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। रतन टाटा ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। उन्होंने टाटा समूह की पुरानी कंपनियों का पुनर्गठन किया और नई कंपनियों की स्थापना की। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। प्रमुख उपलब्धियां। टाटा मोटर्स और टाटा नैनो। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका और टाटा नैनो जैसी क्रांतिकारी कारों का निर्माण किया। टाटा नैनो को लोगों की कार कहा गया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। टाटा स्टील का अधिग्रहण। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा स्टील ने ब्रिटेन की कोरस ग्रुप को अधिग्रहित किया, जो भारतीय कंपनी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। टाटा टी और टेटली। टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया, जिससे ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बन गई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। रतन टाटा के नेतृत्व में TCS एक प्रमुख वैश्विक सेवा कंपनी बन गई। TCS ने टाटा समूह की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परोपकारी कार्य। रतन टाटा केवल एक सफल व्यवसाय नहीं है, बल्कि वे एक महान परोपकारी भी हैं। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में समर्पित किया है। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कला और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा ट्रस्ट्स भारत के सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक हैं, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा ने आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय लिया। उनके निजी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि वे हमेशा अपने काम और परोपकारी कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन को सरल और संयमित रखा है, और वे हमेशा अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हैं। पुरस्कार और सम्मान। रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। उन्हें पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 जैसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जो उनके वैश्विक दृष्टिकोण और नेतृत्व को मान्यता देते हैं। रतन टाटा का नेतृत्व शैली। रतन टाटा का नेतृत्व शैली उनके नैतिक मूल्यों और प्रबंधन दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। वे हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमेशा नवीनता और नवाचार को प्रोत्साहित किया है और जोखिम लेने से कभी पीछे नहीं हटे। उनका मानना है कि एक सच्चे नेता को अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनके साथ संवाद करना चाहिए। उत्तराधिकार और भविष्य। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन वे टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखी हैं। उन्होंने साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन बाद में उन्हें पद से हटा दिया गया और नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का नया चेयरमैन बनाया गया। निष्कर्ष। रतन टाटा का जीवन संघर्ष, परिश्रम और नैतिकता का अद्भुत उदाहरण है।
उन्होंने न केवल टाटा समूह को एक वैश्विक पहचान दिलाई, बल्कि अपने परोपकारी कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाए। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है। रतन टाटा का नाम सदैव भारतीय उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। टाटा मोटर्स और रेंज रोवर व जगुआर का अधिग्रहण। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारतीय बाजार में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है रेंज रोवर और जगुआर का अधिग्रहण। रेंज रोवर और जगुआर का इतिहास। जगुआर एक ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता कंपनी है, जिसकी स्थापना 1922 में विलियम लॉयंस और विलियम वॉल्मस्ले ने स्वालो साइड कार कंपनी के रूप में की थी। जगुआर की कारें हमेशा अपनी उत्कृष्ट डिजाइन, उन्नत तकनीक और शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। रेंज रोवर लैंड रोवर का एक प्रमुख मॉडल है, जो अपनी मजबूत ऑफ रोड क्षमता और शानदार लग्जरी के लिए प्रसिद्ध है। 1970 में पहली बार रेंज रोवर लॉन्च किया गया था और तब से यह अपने क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। टाटा मोटर्स का अधिग्रहण। रतन टाटा ने 2008 में फोर्ड मोटर कंपनी से जगुआर और लैंड रोवर JLR का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण भारतीय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस सौदे की कीमत लगभग $2.3 बिलियन थी और यह टाटा मोटर्स को अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी कार बाजार में प्रवेश करने का एक प्रमुख अवसर प्रदान करता था। अधिग्रहण के पीछे का उद्देश्य। ब्रांड विस्तार। टाटा मोटर्स अपने ब्रांड को वैश्विक स्तर पर विस्तार देना चाहती थी और जगुआर तथा लैंड रोवर जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड इसके लिए उपयुक्त थे। प्रौद्योगिकी और नवाचार। JLR के साथ टाटा मोटर्स को उच्च प्रौद्योगिकी और नवीनता का लाभ मिला, जिससे उसकी उत्पादन क्षमताएं और भी उन्नत हो गईं। विकास और लाभ। JLR का अधिग्रहण टाटा मोटर्स को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने और अपनी आय में वृद्धि करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता था। अधिग्रहण के बाद की चुनौतियां। अधिग्रहण के बाद टाटा मोटर्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक मंदी। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण JLR की बिक्री में गिरावट आई। उत्पादन लागत। उच्च उत्पादन लागत को नियंत्रित करना और उत्पादन प्रक्रिया को कुशल बनाना एक बड़ी चुनौती थी। ब्रांड छवि। JLR की प्रतिष्ठित ब्रांड छवि को बनाए रखना और उसमें सुधार करना भी महत्वपूर्ण था। सफलता की कहानी। रतन टाटा के दृढ़ नेतृत्व और दूरदर्शिता के कारण टाटा मोटर्स ने इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। JLR ने धीरे धीरे अपनी बिक्री में सुधार किया और मुनाफा कमाना शुरू किया। टाटा मोटर्स ने विभिन्न नवीन उत्पादों को लॉन्च किया और JLR की तकनीकी क्षमताओं का पूरा उपयोग किया। रेंज रोवर एवोक और जगुआर XE जैसी मॉडलों ने वैश्विक बाजार में सफलता हासिल की और टाटा मोटर्स के लिए महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न किया। इन मॉडलों ने न केवल JLR की ब्रांड छवि को मजबूत किया, बल्कि टाटा मोटर्स को भी वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाई। रतन टाटा की दृष्टि। रतन टाटा की दृष्टि और नेतृत्व ने टाटा मोटर्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने न केवल एक कंपनी का नेतृत्व किया, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो अपनी नैतिकता, नवाचार और उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। रतन टाटा का योगदान न केवल भारतीय उद्योग के लिए, बल्कि वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। रतन टाटा का जीवन और उनका नेतृत्व छात्रों और युवा उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने ये साबित किया कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और दूरदर्शिता से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। रतन टाटा ने न केवल टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि भारत को भी गर्व का अनुभव कराया। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने रेंज रोवर और जगुआर जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों का अधिग्रहण किया और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे सही दिशा और दृष्टि से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।